नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति में हमने क्या पढ़ा, पहले उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को लेके और हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, समझना यहां से राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति। और जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। एक तो राजस्थान की खगोलीय स्थिति जिसे हम कहते हैं ग्लोबीय स्थिति, और दूसरी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। यानी कि जब हम राजस्थान की बात करें, चाहे भारत की बात करें, चाहे विश्व के किसी भी स्थान की बात करें, तो स्थिति हमें दो प्रकार से पूछी जाएगी। या तो खगोलीय स्थिति जिसे हम भौगोलिक खगोलीय स्थिति जिसे हम ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण है क्योंकि खगोलीय स्थिति का निर्धारण हम ग्लोब के माध्यम से करते हैं और इसीलिए खगोलीय स्थिति को हम ग्लोबीय स्थिति भी कहते हैं। और दूसरी है भौगोलिक स्थिति। किसी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वह महाद्वीप हो सकता है, वह देश हो सकता है, या वह देश का कोई भी एक पार्ट हो सकता है। उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह कहलाती है भौगोलिक स्थिति। जब हम राजस्थान की खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति की बात करते हैं जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की बात करते हैं तो ग्लोबीय स्थिति का भी अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। एक कहलाती है अक्षांशीय स्थिति और दूसरी कहलाती है देशांतरीय स्थिति। यानी कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का मतलब है कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। अब ग्लोब क्या होता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया कि ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिस पर अक्षांश और देशांतर का जाल बिछा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम
राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का अध्ययन करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है वह कौन से गोलार्ध में है, तो हम अध्ययन करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जब हम देशांतरीय दृष्टि की बात करते हैं तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान जो है वह पूर्वी गोलार्ध में। तो जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम लिखते हैं कि राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वह उत्तर पूर्व है। यानी कि हम खगोलीय स्थिति से के आधार पर हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं और अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के आधार पर ही हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी कि खगोलीय विस्तार का भी या ग्लोबीय विस्तार का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन सामान्यतः विद्यार्थी इतना ही पढ़कर जाता है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, या फिर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, या राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार क्या है। लेकिन वर्तमान में परीक्षा पैटर्न में, प्रश्नों के पैटर्न में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसके आधार पर हमें कुछ नए प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चाहे वह अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के आधार पर पूछे जा सकते हैं, देशांतरीय स्थिति और विस्तार के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और सामान्यतः नए पैटर्न में या जो परीक्षा के प्रश्नों के पूछने के पैटर्न में जो परिवर्तन आ रहा है वह फैक्चुअल यानी कि फैक्ट भी आपसे पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ आपको पूरा जो है मैप यानी मानचित्र भी आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए हम आज बात करेंगे कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को लेके या अक्षांशीय विस्तार को लेके जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर हमें और क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अब देखिए समझना यहां से, जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पूछा जाएगा, तो हमें एक तो पूछा जाएगा अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध है जो हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा हमें पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम पढ़ते हैं 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। लेकिन अब हमें जो नए पैटर्न के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षांशीय स्थिति और विस्तार से कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, या राजस्थान से कौन कौन से मुख्य अक्षांश गुजरते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पूरा ये पता होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं, अब उसमें से भारत में कौन सा गुजरता है और उसमें से राजस्थान के संदर्भ में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुख्य अक्षांश और राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। तो देखिए यदि हम पूरे ग्लोब की बात करें तो हम ग्लोब को इस तरह से देखते हैं, यह है पूरी पृथ्वी और यह जो है यह पृथ्वी से गुजरने वाला है या पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो मुख्य अक्षांश के रूप में जानी जाती है। तो अब देखिए मुख्य अक्षांश कौन से, पहले तो आपको यह पता होना, क्योंकि हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत स्थिति और विस्तार के अंतर्गत पहले बात करेंगे राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश।
मुख्य अक्षांश। अब देखिए, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश। अब देखिए, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश कौन कौन से। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यह जो पूरी पृथ्वी है, इस पे जो मुख्य अक्षांश हैं, जिन्हें हम मुख्य अक्षांश के रूप में देखते हैं, उसमें कौन कौन से हैं, तो एक एक की बात करें। सबसे पहले जो सबसे मध्य से गुजरता है उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। यानी कि मुख्य अक्षांश में एक तो 0 डिग्री अक्षांश आएगा, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्षांश में एक तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। इसके बाद जब हम भूमध्य रेखा के उत्तर में जाते हैं तो दूसरा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से भूमध्य रेखा के यदि हम दक्षिण में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह कहलाती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यह भी क्या माना जाते हैं? मुख्य अक्षांश। इसके बाद जब हम भूमध्य रेखा के उत्तर में जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। और इसके दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। यानी कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आर्कटिक महासागर से गुजरता है। और इसे अंटार्कटिक सर्कल किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरता है। और इसके उत्तर में और जाते हैं तो हमें मिलेगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी से पर खींचे गए मुख्य अक्षांश कौन से हैं? 0 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है,
66.5 दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यह सभी क्या कहलाते हैं? यह सभी मुख्य अक्षांश कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसमें से कौन सा भारत से या राजस्थान से गुजरता है? तो यदि हम ग्लोब में देखते हैं तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है वह कहां है? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान से कौन सा मुख्य अक्षांश गुजरता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह जो है यह है राजस्थान। तो राजस्थान से कौन सा मुख्य अक्षांश गुजरता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न हमें यहां से ही प्रश्न पूछाता है कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है वह है कर्क रेखा। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। यदि फैक्चुअल प्रश्न आता है, तथ्य पूछे जाते हैं या फैक्ट पूछे जाएंगे, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में जानते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से कभी हमें भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है, क्योंकि यह जो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत से भी गुजरता है। तो अब देखिए, जब हम भारत के मानचित्र में देखते हैं तो कर्क रेखा, यह जो आपको लाइन दिख रही है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। अब देखिए, समझना, कर्क रेखा जो है यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कि यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जो कर्क रेखा के उत्तर में उसे हम उत्तरी भारत कहते हैं और जो कर्क रेखा के दक्षिण में उसे हम दक्षिणी भारत के रूप में जानते हैं। तो लगभग यह भारत के क्या है? मध्य से गुजरती है। और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? तो देखिए, यह भारत में कहां कहां से गुजरती है? तो यह भारत में गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, फिर यह मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिमी बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि यह जो कर्क रेखा है यह भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले तो आपसे यह पता होना चाहिए कि भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। और यदि आपने भारत के संदर्भ में मुख्य अक्षांश को अच्छे से समझ लिया है तो राजस्थान के संदर्भ में मुख्य अक्षांश को लेकर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश। और राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश का जब आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना होगा कि राजस्थान से जो मुख्य अक्षांश गुजरता है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत के संदर्भ में जब पूछा जाएगा राजस्थान को तो किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत से
गुजरने वाला मुख्य अक्षांश। अब भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो हम कहते हैं तेईस डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह भारत से गुजरने वाला क्या है? मुख्य अक्षांश। अब डायरेक्ट यदि आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो जो भारत से मुख्य अक्षांश गुजरता है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यही भारत और राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है। अब यह भारत के कौन कौन से राज्यों से या कहां से गुजरता है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के यहां 8 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं? तो जब हम भारत की बात करते हैं तो इसमें गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि यह भारत के 8 राज्यों से और भारत के लगभग मध्य से गुजरती। लेकिन हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, तो भारत के संदर्भ में हमें राजस्थान को लेके या कर्क रेखा को लेके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अब यहां समझना कि यह जो कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यह भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा लंबाई तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। तो इसलिए यह ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। तो दोनों को साथ में लेके प्रश्न पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, तो राजस्थान के जब भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करते हैं, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर नहीं पूछकर हमें यह पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम कर्क रेखा की लंबाई वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के ये 8 राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, जो कि राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य भी है। और दूसरा, अभी हाल ही में करंट में आपने देखा होगा कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेके समझौता हुआ है, वह राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य हुआ है। उससे पहले की यदि हम बात करें, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो सबसे प्रमुख चर्चित परियोजना है, वह है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
और दोनों में बराबर की हिस्सेदारी है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जिसका भी राजस्थान के साथ संबंध है और वर्तमान में किसी भी कारण से चर्चित है, तो उस चर्चित स्थान या क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से करंट बेस्ड प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हम केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश का अध्ययन एक ही पक्ष में, एक ही पक्ष का मतलब है कि अंतरराज्य सीमा के संदर्भ में न पड़े, हर क्षेत्र में जिसका भी संबंध राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ है, चाहे वह सिंचाई परियोजना में हो, चाहे कोई समझौते के अंतर्गत हो, चाहे वह किसी स्थिति के संदर्भ में हो, हर एक पॉइंट को हमें दृष्टिगोचर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है, क्योंकि प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है। और मैं कह रहा हूं कि अब जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, वह पेपर पैटर्न आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, प्रश्नों की प्रकृति को लेकर जो विशेष रूप से चेंजिंग देखने को मिलता है कि पहले हमें केवल परंपरागत प्रश्न, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस या फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब हमें फैक्ट भी पूछे जाते हैं और उसी प्रश्न में कॉन्सेप्ट को भी पूछा जाता है और उसमें भी हमें सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछा जाता है। तो कहीं न कहीं विद्यार्थी गलती करता है, क्योंकि विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो वह एक एक पोर्शन के बारे में अध्ययन करता है, लेकिन वर्तमान में हमें पूरा टॉपिक एक ही प्रश्न में पूछा जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं विद्यार्थी गलती करता है। तो इसलिए हम इस तरह से अध्ययन करने की कोशिश करें कि हमारा कोई भी प्रश्न, चाहे वह फैक्चुअल एक पॉइंट के दृष्टि से पूछे, चाहे पूरे टॉपिक के दृष्टि से पूछे, हमारा प्रश्न गलत नहीं हो और हम उसी प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसीलिए यहां ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वह है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है, तो उसमें सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है और सबसे कम लंबाई किस राज्य में, यह विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। और जहां जहां पर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग होगा, राजस्थान आएगा, निश्चित रूप से राजस्थान की स्थिति और विस्तार से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा को लेकर इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई तो मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे कम लंबाई कहां पर है? राजस्थान में। तो इसलिए हमें डायरेक्ट भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम कर्क रेखा की लंबाई वाले राज्यों का सही समुच्चय क्या है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और न्यूनतम कहां पर है? राजस्थान में। और जब हम भारत के संदर्भ में कर्क रेखा को लेकर अध्ययन करते हैं कि हम कहते हैं कि यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो कई बार इन राज्यों की राजधानी के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, तो झारखंड की राजधानी जो कर्क रांची है, वह कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट नहीं, कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी जो 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों की राजधानियों में सबसे दूर कौन सी है? तो सबसे दूर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। और इसीलिए ध्यान रखना कि कर्क रेखा की लंबाई को लेके भी और कर्क रेखा का संबंध राजधानी के संदर्भ में भी पूछा जाता है, तब भी हमें राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछा था। कैसे समझना यहां से कि यह जो कर्क रेखा है, यह 8 राज्यों से गुजरती है, तो झारखंड की जो राजधानी है वह
लगभग कहां आती है? कर्क रेखा के ऊपर आती है, यानी सबसे निकट जो है वह कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची है। लेकिन सबसे दूर बात करते हैं तो हम राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर की बात करते हैं। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राज्य की राजधानी, हम किस राज्य की राजधानी बात करें? उन राज्यों की बात करते हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा पर स्थित कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। जबकि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राज्य की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको लेके भी कई बार हमें प्रश्न एग्जाम में इनडायरेक्टली सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछे जाने की संभावना। क्या पूछा जा सकता है? देखिए, झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। अब देखिए, राजस्थान और झारखंड की बात करें या राजस्थान या झारखंड की राजधानियों की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट यानी कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है। अब आप कहेंगे सर राजस्थान की राजधानी ही क्यों पूछी जाएगी? पंजाब की राजधानी हरियाणा हिमाचल प्रदेश है, उनकी राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी तो इससे भी अलग है। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है यह केवल उन राज्यों के संदर्भ में पूछा जाता है जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों की राजधानियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे निकट आएगी रांची और सबसे दूर कौन सी आएगी? जयपुर। अब देखिए, इसके अंतर्गत हमने कहा था कि इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का आपस में न केवल कर्क रेखा को लेके संबंध है बल्कि सीमा को लेके भी संबंध है, विभिन्न प्रकार के समझौतों को लेके भी संबंध है। लेकिन राजस्थान और झारखंड का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, ना तो कोई सीमा को लेके है, ना किसी ऐसे समझौते को लेके जो कि राजस्थान और झारखंड के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसमें तो आपको दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको राजस्थान के संदर्भ में याद करना है, झारखंड के संदर्भ में हमें याद नहीं करना है। क्योंकि झारखंड के संदर्भ में जब पूछेगा तो वह भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत पूछेगा, राजस्थान के संदर्भ में पूछने की संभावना नगण्य है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर है, यह पूछे जाने की संभावना है। और कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित है? तो उसमें ऑप्शन के अनुसार हमें उत्तर देना है। उसमें झारखंड भी लिखेगा, मध्य प्रदेश भी लिखेगा, राजस्थान भी होगा, गुजरात भी होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी जो है, जो 8 राज्यों से जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उन 8 राज्यों की राजधानी में कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है। तो ये तो जो है कर्क रेखा
नहीं, राजस्थान से या भारत से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश को राजस्थान के संदर्भ में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मुख्य अक्षांश राजस्थान में कहां से गुजरता है। तो अब राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा को लेकर क्या प्रश्न बनेंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, यहां आपको एक मानचित्र नजर आ रहा होगा, यहां है राजस्थान। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो राजस्थान है, इस राजस्थान के दक्षिण से यहां रेखा गुजरती है, इसे हम कहते हैं -23.5 उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अब हमें और क्या पूछा जाएगा। विस्तार। अब देखिए क्या पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, कर्क रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह जो कर्क रेखा है, यह राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो किस भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग, या सुदूर दक्षिण भी लिख सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से गुजरती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणतम जिलों की बात करेंगे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से गुजरते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है, यह कहां से गुजरता है। तो दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से गुजरता है। दूसरा पॉइंट कि यह दक्षिण से गुजरता है तो राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है। तो यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरता है, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। तो इस तरह से यह दक्षिणी भाग से, और जब हम इस तरह से बात करते हैं तो यह जो है, यह है डूंगरपुर, डूंगरपुर है, और यह है तो यह जो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब जब हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करते हैं, यह जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23°30' उत्तरी अक्षांश, यहां 2 जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह डूंगरपुर में कहां से गुजरती है। तो यह डूंगरपुर के दक्षिण से, यानी कि दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है या किस जिले के दक्षिण से गुजरती है। तो देखिए, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो दक्षिणी भाग से, लेकिन किस जिले के दक्षिण से, तो डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है, लेकिन बांसवाड़ा के लगभग या मध्य से गुजरती है। तो इसका मतलब है कि यह 2 जिलों से गुजरेगी, लेकिन जो है दक्षिण में किससे गुजरेगी, डूंगरपुर के दक्षिण में, और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। अब जब यह लगभग मध्य से गुजरती है तो इसकी लंबाई को लेकर प्रश्न विशेष रूप से बनते हैं कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई सर्वाधिक किस जिले में। अब ध्यान रखना, जब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसकी अनुमानित लंबाई,
अब यहां ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वह है कि कर्क रेखा जो है वह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? काल्पनिक। लेकिन इसकी अनुमानित लंबाई बात करते हैं राजस्थान में, तो कितनी है? 28 किलोमीटर मानी गई। कितनी मानी गई है? अनुमानित लंबाई, अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, काल्पनिक रेखाएं, लेकिन इनकी जो लंबाई, अनुमानित लंबाई राजस्थान में जो मानी जाती है वह कितनी मानी जाती है? 28 किलोमीटर। तो अब 28 किलोमीटर आंकड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यह पूछा जाएगा कि राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में, क्योंकि ये 2 जिलों से गुजरती है, तो जिस जिले के लगभग मध्य से गुजरेगी वहां पर इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो बांसवाड़ा में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और डूंगरपुर में इसकी लंबाई सबसे कम है। इस प्रकार से हमें राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पहले जो पूछे जाते हैं हम उन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश। तो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या लिखा जाता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, यह राजस्थान में कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से यानी कि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से गुजरती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट कि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग या सुदूर दक्षिण से गुजरती है, तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। अब वो जिले कौन कौन से? तो इसमें एक तो है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है? इन 2 जिलों से यहां गुजरती। अब इसमें भी सबसे ज्यादा इसकी लंबाई किस जिले में है? न्यूनतम लंबाई कितनी किस जिले में? तो देखिए,
राजस्थान में कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा तथा न्यूनतम लंबाई डूंगरपुर में। यानी कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? अनुमानित लंबाई 28। अब आपको इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं, अब समझना केवल कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो आर के। राजस्थान से क्या गुजरता है? के गुजरता है। आर से के, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। पहला पॉइंट आर के, पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये जो राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो बी डी। बी डी किससे गुजरेगी? बी का मतलब बांसवाड़ा, डी का मतलब डूंगरपुर। क्लियर हो क्या? यानी कि शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है, इसको याद करने का सीधा सा है कि आर से क्या गुजरता है? के। आर का मतलब राजस्थान, के का मतलब कर्क। अब ये के जो है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा यहां कौन से जिलों से गुजरेगी? बी डी, दो जिलों से गुजरती है। और जब आपने कभी देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे और डॉक्टर से संपर्क किया होगा किसी कारण से, तो डॉक्टर ने आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, मेडिसिन लिखी होगी, और जब मेडिसिन लिखी है तो उसमें कुछ शब्द लिखता है। एक तो लिखता है ओडी, ओ डी, इस तरह से लिखता है। एक लिखता है बी डी, एक लिखता है टी डी, इस तरह से शब्द यूज करता है। ओडी का मतलब है 1 ए डे, दिन में एक, ओडी। बी डी यानी कि दिन में 2, तो बी डी का मतलब है दो। इसका मतलब है कि के कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, बी और डी। बी का मतलब बांसवाड़ा, डी का मतलब डूंगरपुर। बी पहले आता है इसलिए पहले लिखा, डी बाद में आता है। पॉइंट के अब यहां से कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? तो जो पहले आएगा बी में ज्यादा है, डी में कम है, तो बी डी याद कर लिया तो आपको यह भी पता हो जाएगा कि आर के बी डी। बस एक लाइन में याद रखना। इसको ट्रिक याद रखने का तरीका क्या है? बस सिंपल सा ट्रिक है, वह है आर से के गुजरता है, के से के बी और डी से गुजरता है, बी में सबसे ज्यादा है, डी में कम। यानी कि आपने केवल यहां 4 शब्द याद रखे, 4 अक्षर, शब्द भी नहीं है, 4 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर इसी क्रम में। आर के बी डी राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। सबसे ज्यादा जो है कहां पर है? बांसवाड़ा में। और न्यूनतम कहां पर है इसकी लंबाई? डूंगरपुर में। अब देखिए इसमें कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा क्या? नहीं। अब इसको और थोड़ा सा कि जब यहां राजस्थान से गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, इसकी अनुमानित लंबाई 28 किलोमीटर है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में और सबसे कम कहां है? डूंगरपुर। तो बस इसमें थोड़ा सा एक और मेंशन करना कि यह जब राजस्थान से गुजरती है तो डूंगरपुर में कहां से गुजरती है और बांसवाड़ा में कहां से गुजरती है। तो अब इसके लिए देखिए,
कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले के दक्षिण से गुजरते। हालांकि इस तरह से प्रश्न पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन कई बार सत्य और असत्य कथन में वो पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले के उत्तरी भाग से, उत्तरी नहीं दक्षिणी भाग से, यानी दक्षिण से गुजरती है या डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इस तरह से हमें याद रखना, लेकिन इस पूरे पॉइंट को हमें केवल इस फॉर्मेट में याद रखना कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 2 जिलों से गुजरती है, बी और डी से गुजरती है। क्लियर। अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जब यह राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, तो इस नदी को इस कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काटती है। वह कौन सी है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, जिसे क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा भी कहते हैं और इसे हम आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि माही, सोम और जाखम इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। कहां पर? डूंगरपुर में, बेणेश्वर में। और उस बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जिस तरह से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर जो एक विशाल कुंभ का आयोजन होता है जिसे हम महाकुंभ या कुंभ के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में माही, सोम और जाखम इन 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर डूंगरपुर में एक मेले का आयोजन होता है जिसे बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इसीलिए हमें माही नदी को लेकर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर कर्क रेखा को लेकर क्या प्रश्न बनता है कि माही नदी जो है यह विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को देखे, एक तो यहां पर काट रही है, कर्क रेखा को यहां 2 बार काटती है। कितनी बार? एक तो यहां पे काट रही है और एक यहां पे काट रही है। तो यहां जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और विश्व की एकमात्र नदी है। और यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे? देखिए, माही नदी विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, यानी कि माही नदी विश्व की एकमात्र। देखिए, विश्व में 3 प्रमुख नदियां हैं। एक माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक कांगो या जायरे नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और तीसरी है
लिम्पुप नदी जो कि मकर रेखा को दो भागों में दो बार काटती है। तो इस तरह से यहां ध्यान रखना कि माही नदी जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है और यह जो है किसको, कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। किन जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और इस रेखा को दो बार विभाजित कौन सी करती है, तो एक शब्द और या एम, माही नदी। यानी कि RKBDM, ये 5 यदि अक्षर आपने अच्छे से क्रम वाइज याद कर लिए कि R का मतलब राजस्थान, K का मतलब कर्क रेखा, B का मतलब बांसवाड़ा, D का मतलब डूंगरपुर, M का मतलब माही नदी। तो राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में, न्यूनतम लंबाई डूंगरपुर में, और यह जो है माही नदी इसे दो बार विभाजित करती है। तो देखिए माही नदी दो बार विभाजित करती है किसको, कर्क को। तो के और एम के बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, दो, तो दो बार काटती है। यानी कि के, उसके बाद क्या आएगा, BD और M। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट में याद करना है कि यदि आपको, क्योंकि वर्तमान में जब प्रश्न आते हैं वहां केवल आपको एक नहीं पूछे, हो सकता है ये पूरे सीक्वेंस एक साथ पूछ ले कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरती, दक्षिणी भाग से गुजरती, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये शब्द हमें पता होना चाहिए, RKBDM। और इस तरह से यदि 5 अक्षर में आपने अच्छे याद कर लिया तो कर्क रेखा को लेकर जितने भी प्रश्न बनेंगे वह इसी में से बनेंगे। क्लियर। और राजस्थान के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि परीक्षा में प्रश्न और उत्तर दोनों दे रखे होते हैं, बस आपको समझ विकसित होनी चाहिए कि हमें प्रश्न के अनुसार में क्या पूछा गया है और उसके अनुसार सही उत्तर क्या है। इस प्रकार से हमें अब एक और पॉइंट, कई बार क्या है कि प्रश्न मैप बेस पूछे जाते हैं, मानचित्र आधारित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम राजस्थान के मानचित्र का अध्ययन करते हैं और विशेष रूप से बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं, तो राजस्थान की एकमात्र तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़। यह तहसील है जो कि किस जिले की है, बांसवाड़ा जिले की। जो कुशलगढ़ तहसील है वह इस कर्क रेखा के दक्षिण में। बाकी जितने भी तहसीलों की बात करें, चाहे हम बांसवाड़ा की बात करें, चाहे बागीदोरा की बात करें, चाहे डूंगरपुर की तहसीलों की बात करें, इन सभी तहसीलों में देखा जाए तो राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है वह कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। यह भी फैक्चुअल हमें याद होना चाहिए। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। बाकी सभी तहसीलें जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में मिलेगी। कुशलगढ़ तहसील जो कि ब्रिटिश काल में राजस्थान का एक ठिकाना, नॉन सैल्यूट स्टेट के रूप में हम लोग जानते थे कि राजस्थान में जो है 19 रियासतें थी यानी सैल्यूट स्टेट थे और 3 नॉन सैल्यूट स्टेट थे। सैल्यूट स्टेट का मतलब है जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी, सैल्यूट स्टेट का तात्पर्य जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था, और नॉन सैल्यूट स्टेट जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी जो कि सैल्यूट स्टेट थी, जबकि 3 थी वह नॉन सैल्यूट थी, जिसमें एक तो आता है नीमराना, एक लावा और एक कुशलगढ़। तो जो कुशलगढ़ ठिकाना था जो नॉन सैल्यूट स्टेट था वह वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के रूप में जाना जाता है, जो कि राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से हमें न केवल राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार,
देशांतरी स्थिति और विस्तार को याद करना है, लेकिन जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करें तो हमें राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है और मुख्य अक्षांश को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत को राजस्थान के संदर्भ में जोड़ के, और राजस्थान के अंतर्गत हमें जिलों को लेके, राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, उसकी लंबाई के संदर्भ में और तहसील के संदर्भ में नदी को लेके जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सभी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया और इसको लेके जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर हमने बात की। देखिए, हमने यहां पे लिखा कि माही नदी विश्व की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन कई बार हमें सुमेलित करने के अंतर्गत यदि आपसे भूमध्य रेखा के संदर्भ में पूछा जाए, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी, तो यह किसको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पुप नदी जो है यह मकर रेखा को काटती है, और माही नदी जो है वह कर्क रेखा को। तो इस प्रकार से राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है और राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश कर्क रेखा को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो यह था आज का हमारा सेशन। आगे हम इसी प्रकार से राजस्थान से गुजरने वाले और कौन से अक्षांश और उनको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।